11th क्लास। बट आज नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 6। यूनिट का नाम है ग्रेविटेशन। इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेकंड इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड इज मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी के बारे में जो हम पहले 9th क्लास में पढ़ा हुआ है उसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है प्लैनेटरी मोशन एंड केपलर्स लॉ। प्लैनेट क्या होते हैं ये हमें पता है। कोई हैवी बॉडी अगर सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसको प्लैनेट बोलते हैं। तो प्लैनेट जो है वो सर्कुलर पाथ में या एलिप्टिकल पाथ में जो है सन के अराउंड घूमते रहते हैं। उनकी मोशन किस तरह से होती है उसके बारे में केपलर्स ने 3 लॉज बताए थे। ये तीनों लॉज हमने याद करने हैं, यहाँ पर आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इनको बोलते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फर्स्ट लॉ क्या है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। Each planet revolve around the sun in an elliptical path with the sun at one focus of the elliptical path। अब एलिप्स किसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। अगर इस तरह की शेप आपके पास है, ये सर्कल नहीं है, एक साइड पे जो लेंथ ज़्यादा है इसको आप मेजर एक्सिस बोलते हो, दूसरी साइड को आप माइनर एक्सिस बोलते हो। तो इस तरह की अगर शेप होती है तो इस पाथ को हम बोलते हैं एलिप्स या फिर एलिप्टिकल पाथ। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। इससे पहले आपने ये पढ़ा होगा कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो सर्कल भी इस एलिप्स का ही एक कह सकते हो कि उसकी जो अगर कंडीशन लगा दें कि इसकी जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अगर इक्वल हो जाते हैं तो एलिप्स को हम सर्कल बोलना शुरू कर देते हैं। बट कुछ प्लैनेट जो हैं वो सर्कुलर पाथ में रहते हैं, कुछ प्लैनेट जो हैं वो सर्कुलर पाथ की बजाय इस तरह से लेंथ वाइज थोड़ा सा उनका बढ़ जाता है। तो इसलिए जर्नल जो अब हम इनको बोलेंगे वो कहते हैं कि एलिप्टिकल पाथ में वो मूव कर रहे हैं। तो एक तो आपके पास ये हो गया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। और सन की सिचुएशन कहाँ पर होती है? सन की सिचुएशन सेंटर पर नहीं होगी, सन की सिचुएशन होती है एट द फोकस ऑफ द एलिप्स। तो एलिप्स के अंदर आपके पास फोकस 2 तरह से बनते हैं। एक फोकस इस साइड पे होगा, एक फोकस यहाँ पर होता है। पर अगर आप इसमें अगर कंडीशन लगा देते हो कि मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस जो आपस में इक्वल हो जाती हैं तो ये वाला जो फोकस इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ये वाला फोकस इस तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो सर्कल के केस में ये दोनों फोकस आपस में मिलके सेंटर पे पहुंच के एक ही फोकस या एक सेंटर बना लेते हैं। बट अगर एलिप्स की बात करें तो एलिप्स में आपके पास 2 फोकस होंगे। उन 2 फोकस में से एक फोकस के ऊपर सन एग्जिस्ट करता है और प्लैनेट जो है इसके अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ जिसको हम लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं, द पोजिशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, दैट इज अ लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट of the planet to the sun, sweeps out equal area in equal interval of time। तो इसका मतलब क्या है? लाइन ज्वाइनिंग की बात की थी, सन से लेकर प्लैनेट तक का, अगर यहाँ पर प्लैनेट है यहाँ पर सन है तो सन से लेकर प्लैनेट तक का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसको हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये उन दोनों की जो पोजीशंस हैं उनके बीच का जो वेक्टर है, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास जो है प्लैनेट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर ABC इस डायरेक्शन में है, तो A से B तक अगर ये मूव किया है तो ऐसी सिचुएशन में सन से लेकर A और B के बीच में जितना भी एरिया होगा इस तरफ हम कंसिडर कर रहे हैं C से लेकर D,
इन दोनों का एरिया इक्वल होगा अगर टाइम इक्वल रहेगा, यानी कि इट विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर आप 1 साल 2 साल या 1 महीना 2 महीने इस तरह से बात करते हो, क्योंकि मिनट सेकंड की बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत लगता है प्लैनेट्स को रिवॉल्व करने में, तो 1 महीने 2 महीने की अगर हम बात करते हैं तो 1 महीने में जितना एरिया वो कवर करेगा सन के साथ, उतना ही एरिया दूसरी साइड पर भी होगा। अगर आप बात करते हो जो अर्थ की या दूसरे प्लैनेट जो कि अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, तो उनका जो एरिया है वो लगभग बराबर रहेगा। बट जैसे आपके पास कॉमेट आते हैं दूसरी साइड से, बड़ी दूर से आते हैं, तो उनका जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल होता है और काफ़ी लंबाई में ज़्यादा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो अर्थ के पास आते हैं तो वहाँ पर जो एरिया बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगा, इस साइड पे डिस्टेंस कम है, तो ये वाली जो आपके पास लेंथ है ये इंक्रीज़ कर गई, बट इस साइड क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये वाली लेंथ कम हो गई है। तो ये क्या चीज़ शो कर रही है कि एरिया तो इक्वल रहेगा, बट अगर आप सन से दूर वाली साइड पर हो तो वहाँ पर उसकी जो लीनियर वेलोसिटी, ए से बी तक जाने की जो प्लैनेट की वेलोसिटी है वो कम रहेगी, जबकि सी से डी तक आने पे वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। तो जो भी प्लैनेट सन के पास से होकर क्रॉस करेगा उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी उस टाइम पर इंक्रीज होगी। और इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी क्योंकि हम एरिया काउंट कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद थर्ड लॉ की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of any planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of elliptical path। अब सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो टोटल आप कह सकते हो कि डायमीटर, जो बड़े वाला डायमीटर है उसका हाफ या बड़े वाला रेडियस कह सकते हो, डेट इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। इस चीज़ को ऊपर वाले को हम सेमी माइनर बोलेंगे, छोटे वाले को। तो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम पीरियड। तो जितना बड़ा एलिप्स का पाथ होगा उसका सेमी मेजर एक्सिस उतनी बढ़ती जाएगी और टाइम पीरियड भी जो है उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो इनका जो रिलेशन है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो इसको अगर यहाँ से न्यूमेरिकल कोई सॉल्व करना हो तो T1 स्क्वायर ओवर T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब ओवर R2 क्यूब। तो इस फार्मूले से हम किसी भी दूसरे प्लैनेट का हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं अगर हमें पहले वाले का टाइम पीरियड पता हो। तो ये आपने बेटा केपलर्स लॉ करने हैं, अच्छी तरह से अपनी कॉपी के ऊपर भी नोट करो। आज की जो नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं उसका फर्स्ट टॉपिक है, तो अच्छी तरह से इसको लर्न करना है।